हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए बच्चों, तो सेशन तो लेना ज़रूरी है, चाहे लाइव लो या रिकॉर्डिंग, इसीलिए ये सेशन जो है वो कंटिन्यू कराया जा रहा है ताकि आपका कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है ना, ताकि पढ़ने वाले बच्चों की कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है, क्योंकि सेशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने पर्ट सीपीएम के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किए थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बिफोर स्टार्ट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन जो है वो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, वो ये वाला कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं मैं कि कभी सर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन बोलते हैं, कभी प्रोग्राम इवैल्यूएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। देखो यहां पे मैं जो बताने वाला हूं आपको, उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां जो चीज मैं बताने वाला हूं उसके अलावा अगर कहीं कुछ और दिया है तो वो गलती मानिएगा, ठीक है। देखिए, पर्ट की फुल फॉर्म बच्चों बड़ी सिंपल है सब जगह। वैसे बेसिकली जो पर्ट की फुल फॉर्म है वो है प्रोग्राम, ठीक है, पूरी बात सुनिएगा मेरी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, ठीक है। यही फुल फॉर्म हर किताबों में, अगर आप किताबों के अकॉर्डिंग चलोगे कि जितनी भी किताबें में कंसेप्चुअल वाइज आप पढ़ते हो, तो ये एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक ही है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, है ना, प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है ये। तो इसीलिए कई जगह पे ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट का वर्ड यहां पे नहीं यूज करा जाता वैसे, बट जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था और हमने इसको सीधा सीधा टिक कर दिया था कि भाई ये रहा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि सभी ऑप्शन में प्रोजेक्ट है, सभी ऑप्शन में प्रोजेक्ट है, जिसके वजह से हमने कहा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक को ही आप आंसर करिएगा। कल यही बताया था आपको, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर कहीं पर क्वेश्चन में मैं जो बता रहा हूं बस वो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है पर्ट की फुल फॉर्म, आप बताएंगे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया जहां सारे ही प्रोजेक्ट लिखे हैं तो इनमें कौन सा सही है, तो आप कहोगे ठीक है प्रोग्राम पर प्रोजेक्ट कह सकते हैं, तो मैंने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कह दिया, ठीक है, आंसर क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर कहीं पर ऑप्शन ऐसा आया पेपर में जहां प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भी होगा और प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी होगा, मान लो ये भी है और ये भी है ऑप्शन में, तो तब याद रखिएगा अगर ये और ये दोनों ऑप्शन में है तब आपको टिक जो है वो हमेशा यही करना है। अगर ये भी और ये भी ऑप्शन में है तब टिक ये करना है, क्लियर है। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन है तो फिर आप इनमें मोर करेक्ट जो है वो ये टिक कर सकते हैं कि चलिए भाई प्रोग्राम को प्रोजेक्ट बोल दिया गया है, किसी टर्म्स के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बोल दिया गया है, तो उस हिसाब से क्लियर हो गया डाउट किसी को भी। अब कोई भी बच्चा इस पे और इसे फर्दर ना ले जाए डाउट को, नहीं सर ऐसा वैसा, इसके अलावा कहीं और कुछ भी दिया है वो गलत है। मान लीजिए ये दोनों दिए हैं और तब भी कोई इसे टिक कर रहा है तो वो गलत है। मैंने इसको टिक किया है क्योंकि यहां पे सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ ये, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलें आगे, तो ये डाउट आपका उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं, जहां तक हम लोगों ने किया था यहां तक हम लोग कहीं कर चुके थे, यहां तक हम कर चुके थे, ऑल ऑफ द अबव हमने आंसर किया था। इससे आगे चलते हैं। चलिए, क्लियर है, चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन है द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज। जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, ये तो मैंने ले लिया था शायद जीरो फ्लोट, है ना, ये ले लिया था जीरो फ्लोट वाला, है ना, ये तो इस तरह क्वेश्चन ले लिया था। द टाइम विच रिजल्ट्स इन लीस्ट पॉसिबल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज। अब देखिए बच्चों, वो टाइम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप थ्योरेटिकली में नहीं देखते, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना करो तब तक ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है वो कह रहा है द टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, द टाइम विच रिजल्ट्स इन लीस्ट पॉसिबल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज। तो वो टाइम क्या कहलाएगा जिसमें हमारा रिजल्ट जो होता है, मतलब जो हमें लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट हमारी जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट जाती है किसी एक्टिविटी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए, लीस्ट पॉसिबल डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है
तो यहाँ है नॉर्मल टाइम, स्लो टाइम, क्रैश टाइम या स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए नॉर्मल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम तो नहीं लगता, क्रैश टाइम या स्लो टाइम हो सकता है क्या? कोई बच्चा आइडिया ले सकता है क्या इस चीज का? थोड़ा सोच लो, बताएं। क्वेश्चन अच्छा है ये, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में एक ही बार आया, एक नहीं 2 बार आ रखा है ये पेपर में, क्योंकि ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं ना जनरली हम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम सबको पता होता है। बताइए ऐसा टाइम हमारा क्या टाइम कहलाता है? दैट इज कॉल्ड योर लीस्ट पॉसिबल की बात हो रही है। तो लीस्ट पॉसिबल का टाइम जो होता है बच्चों वो हमारा ऑप्टिमम टाइम होता है। दैट लीस्ट पॉसिबल टाइम जो हमारा होता है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर में एई में भी आया था। लीस्ट पॉसिबल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज, दैट इज अवर ऑप्टिमम टाइम। तो ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे, ऑप्टिमम टाइम ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम किस टाइम पे जा सकते हैं? क्योंकि हमारा डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारा, क्योंकि देखो क्रैश टाइम आप मतलब समझ दो तो अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। नॉर्मल टाइम हमारा लगभग स्टैंडर्ड टाइम ही होता है। नॉर्मल टाइम वो होता है जो असाइन करते हैं, जो टाइम असाइन किया जाता है वो हमारा नॉर्मल टाइम कहलाता है, ठीक है। क्रैश टाइम हमारा होता है, क्रैश टाइम क्या होता है? ये होता है मिनिमम पॉसिबल टाइम, जिसमें हम रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं मिनिमम। इसकी डेफिनेशन लिख लो, कभी हो सकता है अगले किसी एमसीक्यू में सिर्फ क्रैश टाइम भी आपको पूछ ले। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी, ठीक है, ये सिर्फ क्रैश टाइम की डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं, कैन बी कंप्लीटेड, द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच एक्टिविटी can be completed by assigning extra resources, ठीक है ना। तो यहां पे वो कह रहा है या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जब हम देते हैं किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, तो जो टाइम जाता है वो क्रैश टाइम कहलाता है। लेकिन यहां पूछ रहा है वो ना ही नॉर्मल टाइम पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है वो इन विच रिजल्ट इन एट लीस्ट पॉसिबल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज। तो वो है हमारा, अब ये स्लो टाइम टर्म समझ नहीं आ रही है। स्लो टाइम की जगह पे ऑप्टिमम टाइम होता तो हमारा आंसर बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम हो जाता। लेकिन एक सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं यही चेक कर रहा था। तो बच्चों ऑप्टिमम टाइम नहीं है, जैसे यहाँ पे याद रखिएगा लीस्ट पॉसिबल कब लगेगा टाइम हमें, सबसे कम हमारी लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट कब जाएगी? जब हमारा काम जो है वो हमारे सही समय पे हो जाए, मतलब सब कुछ पॉजिटिव में हो जाए। तो पॉजिटिव टाइम हमारा क्या कहलाता है बच्चों? पेसिमिस्टिक टाइम। तो ये हमारा कहलाता है पेसिमिस्टिक टाइम एक्चुअली में। और पेसिमिस्टिक टाइम अगर नहीं है ऑप्शन में यहाँ पे, तो याद रखिए उस पेसिमिस्टिक टाइम को हम लोग फिर स्लो टाइम कह सकते हैं। तो स्लो टाइम इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम को हम स्लो टाइम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है इसमें, क्योंकि जनरली स्लो टाइम कहीं सुनते ही नहीं हो आप कैलकुलेशन में, तो स्लो टाइम लगता है कि यार आंसर ये तो नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में वही आंसर है। स्लो टाइम इज द करेक्ट टाइम। क्लियर है, समझ आ रही है बात? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए चीज़ें एक्यूरेटली देखना समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछ रहा है, क्या आंसर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर वो नहीं होता है, लेकिन तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चों? द आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच इंडिकेट्स दैट एन एक्टिविटी फॉलोइंग इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कंप्लीट। अब देखो बच्चों, पहले तो नाम से यहाँ पे क्लियर है, आपको लिख के दे रहा है वो आर्टिफिशियल एक्टिविटी। पहली उसने बोल दिया आर्टिफिशियल एक्टिविटी। अब आर्टिफिशियल कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है, आर्टिफिशियल वो होगी जो एक्चुअल में नहीं होगी। भाई किसी भी नकली चीज को ही तो आर्टिफिशियल बोलेंगे ना। तो आर्टिफिशियल एक्टिविटी इज योर डमी एक्टिविटी। सिंपल, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है इसके अलावा आंसर्स के बारे में, इसके अलावा ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्लियर है? एक सेकेंड है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है क्रिटिकल पाथ मेथड इज एन इंप्रूवमेंट अपॉन बार चार्ट मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर है बार चार्ट मेथड से, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा है क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक अप्रोच टू द डेली प्रॉब्लम्स, जो डेली की प्रॉब्लम्स होती है उसमें ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच जो है हमें क्रिटिकल पाथ देता है। तीसरा है क्रिटिकल पाथ मेथड वाज इन्वेंटेड बाय मॉर्गन आर वॉल्कर ऑफ ड्यूपेट एंड जेम्स ई कैले एट रेमिंगटन यूएसए। तो पूरा एड्रेस ही दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब सी वाले को, मतलब जो ऑप्शन को है जो उसको क्या ही झुठलाओगे तुम ना, है ना। वो तो मतलब किसी का नाम ऐसे ही थोड़ी ना फंसा देगा कि इसने दिया है, क्योंकि ना आप इसको जानते हो ना पहले वाले को जानते हो। समझ आ रही है बात। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर मेरे हिसाब से दोनों ही है, दैट इज डी, ऑल ऑफ दी, तीनों ही सही आंसर है, दैट इज दी डी विल बी द करेक्ट आंसर। PERT provides an approach for keeping planning up to date, provides a way for management to require that planning be done on a uniform and logical basis, permits management of forces quickly the impact of the variation from the plan, all of the above। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे सेम चीज ऐसे ही पूछ रहा है PERT के लिए कि PERT की अगर हम बात करें तो क्या ये सारे पॉइंट, तो आप पॉइंट जरूर पढ़ लें बच्चों, क्योंकि ये अपने आप में स्टेटमेंट्स हैं और ये अलग अलग सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में भी कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है स्लैक रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन दी। स्लैक क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो मैंने ये डेफिनेशन आपकी ली थी फ्लोट के नाम से भी, है ना। यही क्वेश्चन हमने फ्लोट के नाम से भी लिया था कि फ्लोट क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो वही उसी तरह की चीज जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लैक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्लैक आप सबको पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन है अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड लेटेस्ट अलाइबल टाइम। लेटेस्ट अलाइबल टाइम एंड डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच का डिफरेंस। तो फ्लोट हमने बताया था आपको बच्चों किस किस के बीच का डिफरेंस, वैसे ही आपसे पूछ रहा है अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट अलाइबल टाइम एंड नॉर्मल अलाइबल टाइम, अर्लीस्ट, लेटेस्ट। अब देखो सिर्फ ऑप्शन बदल गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन बदल गए हैं। ये बार बार छोटा क्यों हो जा रहा है, मैंने इतनी बार इसे एडिट भी कर दिया। अच्छा बस एक ही क्वेश्चन छोटा है, वही तो मैंने को इतनी बार एडिट कर दिया इसे, कल भी ऐसे ही हो गया था एक क्वेश्चन बीच में, ठीक है ना। तो पढ़ने में समझ में आ रहा है स्लैक रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन दी। अब देखो यहाँ पे अलग से दे दिया, वहाँ EST EFT इस तरह के डिफरेंसेस करके था, यहाँ इन्होंने अलग से दे दिया, आपको कह दिया कि डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पे लेटेस्ट अलाइबल टाइम जो है ना बच्चों, उसका मतलब लेटेस्ट टाइम ही है, लेटेस्ट टाइम ही है। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम अपॉन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यही है हमारा स्लैक, ठीक है ना, यही है हमारा स्लैक, ठीक है ना, दैट इज EST माइनस LST। क्लियर है, क्लियर है, यही है हमारा स्लैक। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज, अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम कैसे रिगार्ड कर सकते हैं भाई। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, कोई प्रोसेस हो रही है यहां से यहां, उसका EST है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और जल्द से जल्द इतनी जल्दी शुरू हो सकता है, लेट से लेट इतना देर में लेट शुरू हो सकता है, और ये उसको काम करने के ड्यूरेशन है। तो अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, जल्द से जल्द कब फिनिश होगा, जब जल्द से जल्द स्टार्ट हो प्लस जो ड्यूरेशन लगेंगे उसके हिसाब से अर्लीस्ट फिनिश टाइम आएगा, है ना, यही तो होता है। तो यही होना चाहिए। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, आई थिंक ए विल बी दी करेक्ट आंसर। बताइए बताइए बताइए, ए विल बी दी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। साफ समझ में आ रहा है बच्चों, डेफिनेशन से समझ में आ रहा है। अर्लीस्ट फिनिश, जल्द से जल्द कोई काम कब फिनिश होगा, जब जल्द से जल्द शुरू होगा प्लस जितना टाइम उस काम को करने में लगेगा वो जोड़ दो तो अर्लीस्ट फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही लेट से लेट अगर शुरू होता है, ड्यूरेशन जुड़ता है, ठीक है, और पीछे को चलते हैं जब हम उल्टा भी, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम आता है। क्लियर है। When slack of an activity is positive, मैंने बताया था बच्चों आपको, अगर slack आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, it represents the situation where extra resources are available and the completion of project is not delayed। मतलब कि हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है ना, और कंप्लीशन जो है वो इसका डिले नहीं होगा, ठीक है, ये कह रहा है पहली चीज। दूसरा, इट रिप्रेजेंट दैट अ प्रोग्राम फॉल्स बिहाइंड शेड्यूल। तो भाई पॉजिटिव बोला उसने, तो बिहाइंड शेड्यूल का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। द एक्टिविटी इज क्रिटिकल, क्रिटिकल भी नहीं है। तो साफ साफ है बच्चों, आंसर क्या है, ए विल बी दी करेक्ट आंसर।
वैसे इन्होंने डी ऐसा दिया हुआ, ये गलत ऑप्शन है, ये जिसने भी दिया है, ये पेपर में दिया है या कर लिखने वाले ने, टाइप वाले ने अपने आप किया है। एनी वन ऑफ दी अबव, तो एनी वन ऑफ दी अबव टिक कर दो, सबसे बढ़िया, वो कोई गलत कह ही नहीं सकता, कोर्ट में चले जाओ। एनी वन ऑफ दी अबव मतलब इन तीनों में से कोई भी, तो तीनों में से तो कोई आंसर होगा ही, है ना। तो ये नन ऑफ दी अबव होना चाहिए वैसे, या ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। एनी वन ऑफ दी अबव समझ नहीं आया मेरे कि किस लॉजिक से एनी वन ऑफ दी अबव है। तो एनी वन ऑफ दी अबव तो सभी का आंसर हुआ, सभी में लिख दो एनी वन ऑफ दी अबव, ठीक है। इन सीपीएम द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय, सीपीएम में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सीपीएम में जो है वो कॉस्ट स्लोप जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट स्लोप डिटरमाइन किया जाता है किसके साथ, तो आपको पता है कॉस्ट और टाइम के साथ हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये कॉस्ट और टाइम के साथ। अब यहाँ पे क्या है, क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल टाइम के साथ, ठीक, क्रैश कॉस्ट नॉर्मल टाइम, क्रैश कॉस्ट नॉर्मल टाइम, कॉस्ट नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम के साथ, नॉर्मल कॉस्ट क्रैश कॉस्ट के साथ। तो बच्चों याद रखिए, यहाँ पे एक तरफ आती है हमारी कॉस्ट जिसमें क्रैश कॉस्ट भी आती है और नॉर्मल कॉस्ट भी आती है, और एक तरफ आती है हमारी नॉर्मल टाइम भी आता है और क्रैश टाइम भी आता है। तो आई थिंक बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। और कभी आपको कैलकुलेट करने को भी बोले ना, मैं बता भी देता हूं आपको, कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करने को भी बोले तो आप ऐसे ही निकालिएगा, दैट इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन आपका नॉर्मल टाइम प्लस नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ठीक है ना, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ये है क्रॉस स्लोप निकालना। When a slack of an activity is negative, अब ये नेगेटिव में हो गया तो नेगेटिव में सिंपल दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव में अब यही चीज जो है वो सेकंड ऑप्शन आता है कि जब लैग बिहाइंड हो, मतलब इट रिप्रेजेंट दैट अ प्रोग्राम फॉल्स बिहाइंड शेड्यूल एंड एडिशनल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा के लिए। क्लियर है, तो पहला है यहाँ पे, द इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय सर्कल और नोड्स एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, एंड ऑफ द एक्टिविटी बाय एरो, बिल्कुल सही। द टेल एंड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, बिल्कुल सही। द हेड रिप्रेजेंट द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बल्कि इसमें डैंगलिंग और डीजनरेसी के पॉइंट भी आ सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेटवर्क डायग्राम, लो आगे डैंगलिंग, बिल्कुल सही, बड़ी लंबी उम्र है भाई डैंगलिंग की, है बहुत साल जीने वाला है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन हमारा, देखिए सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो कौन सी गाइडलाइन जो है आपको फॉलो करनी चाहिए, या क्या गाइडलाइन जो है वो कहती है, ठीक है। तो पहला है ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन द नेटवर्क, बिल्कुल सही। डैंगलिंग मस्ट बी अवॉइडेड इन द, बिल्कुल सही, डैंगलिंग नहीं होनी चाहिए। डमी एक्टिविटी कंज्यूम नो टाइम रिसोर्स, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव, तो आसान है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। इन नेटवर्क शोन इन अ फिगर द क्रिटिकल पाथ इज अलोंग, क्रिटिकल पाथ किसके अलोंग, आप खुद ही देखो बच्चों, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन दे रखे हैं आपको 3, 2, 4 सब कुछ, है ना। अब आपको यहाँ पर क्रिटिकल पाथ निकालना है, जल्दी निकालिए। अब आपको यहाँ पर क्रिटिकल पाथ निकालना है कि किसमें कितना होगा, तो सिंपल है, ड्यूरेशन ऐड करते चलो। देखो एक तरीका है प्रोजेक्ट को लेने का, 1 2 3 4 8 3 4 8 9, एक है 1 2 5 6 7 8 9, एक है डमी एक्टिविटी का भी प्रयोग आप कर सकते हो, उससे भी आप निकाल सकते हो, दैट इज 1 2 3 5 6 7 8 9, ये भी है 1 2 3 5 6 7 8 9, ये भी आप कर सकते हो 1 2 3 5 6 7 8 9, और एक आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 7 8 9। अब इन सब के ड्यूरेशंस आप देख लो क्या क्या है। पहला है 1 2 3 4 8,
तो 1 2 3, 3 + 4 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 22, ठीक है, 17 4 21, क्लियर है। तो 21 हो गया। यहाँ क्या है आपका 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 5 6, तो 3 2 5, 5 3 8, 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22, ठीक है। इधर कितना है 3 4 7 7, और यहाँ पे इधर आ गया 7 3 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 4 24, ठीक है। और इधर आ गए 3 4 7, 7 5 12, 12 से इधर 6 18, 18 4 22। तो अब आपको बोला जाए कि बताइए इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा है, तो आप साफ साफ बताएंगे वो जो 24 वाला जो है वो मैक्सिमम डेज है, तो दैट इज योर क्रिटिकल पाथ। तो 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 5 6 7 8 9, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डायग्राम इज करेक्टली ड्रॉन। अब इसमें करेक्टली ड्रॉन देखो कौन सा है, ये एरो ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब देखो ये वापस आ रहा है, ये गलत है ना, ये वापस आ रहा है, डेंगलिंग हो गई है। तो अब ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, देखते हैं। और वैसे उतना सही नहीं लग रहा बट ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, और ये वापस आ रहा है, ये भी गलत है, डेंगलिंग हो गई, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे बताइए बी और डी, दो तो गलत हो गए, बी और डी, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट आपको लगता है कि ये सही बना हुआ है, बताइए। बी और डी में कौन सा जो है वो सही लगता है, बताइए। देखिए डमी एक्टिविटी कभी भी एंड नहीं हो सकती, स्टार्ट और एंड ना, क्योंकि अगर ये तो नकली है, इसके अलावा अगर इसको नहीं मानेंगे तो खाली छूट जाएगा, तो ये भी गलत है बच्चों। तो बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, बल्कि वो भी उतना अच्छे से नहीं बना हुआ है बट फिर भी ठीक है, क्लियर है, ठीक है। बाकी दो में तो डैंगलिंग आपको दिख ही रही है। द फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स वाज, फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए जो फर्स्ट मेथड इन्वेंट किया गया था वो क्या होगा। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे, मतलब वैसे में तो चाहे आप कंफ्यूज हो भी जाते, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हैं बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड या प्रोग्राम इवैल्यूएशन। तो देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मेनली ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट मेथड बोलोगे तो पर्ट सीपीएम को छोड़ के जो सबसे पहला मेथड है प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए, वो हमारा बार चार्ट मेथड को यूज़ किया था, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बार चार्ट मेथड, क्लियर है ना, समझ आ रही बात। इस तरह का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे हमारा गैंट चार्ट होता है ना, उस तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेटवर्क डायग्राम, ईच एक्टिविटी, तो वही है शायद क्वेश्चन लगभग सारे, फिर भी अलग ऑप्शंस के साथ हो सकते हैं। ईच एक्टिविटी बाय एरो इन द नेटवर्क, ठीक है, ओनली वन एरो इन द नेटवर्क, ठीक है। टू एक्टिविटीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम बिगिनिंग एंड एंड इवेंट्स, सेम बिगिनिंग, डैंगलिंग मस्ट बी अवॉइडेड इन द नेटवर्क डायग्राम, डमी एक्टिविटी कंज्यूम नो टाइम रिसोर्सेज। तो 3 पॉइंट तो बिल्कुल सही है, सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों बस, ठीक है ना, क्योंकि वही जो है वो गलत लग रहा है। टू एक्टिविटीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम बिगिनिंग एंड एंड इवेंट, किसी भी एक्टिविटी, दो एक्टिविटी का सेम बिगिनिंग और सेम इवेंट नहीं हो सकता ना, मतलब कोई दो एक्टिविटी जो है वो यहीं से यहाँ और यहीं से यहाँ नहीं हो सकती ना, समझ ना। तो ये जो है वो गलत है, तो 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The time of completing a project in network analysis is given by the following time of the critical activity meeting at the final node: early finish, early start, late finish। क्या कह रहा है, the time of completing a project in network analysis is given by the following time of the critical activity meeting at the final node। तो final node पे मीट कर रहा है, तो मतलब क्या है ये,
बताएं, बेसिक है, आप इसमें भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ही ये जो है हमारा हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट इन नेटवर्क से द फॉलोइंग टाइम द क्रिटिकल एक्टिविटी मीटिंग एट द फाइनल नोड इज, तो फाइनल नोड में मीट कर रही है तो अर्ली फिनिश ही हुआ। क्या बोलते हो, द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट इन नेटवर्क इज बाय अर्ली फाइनल नोड ना, फिनिश ही फाइनल नोड, टाइम ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट इन network analysis given by the following time of the critical activity meeting at the final mode। तो अर्लीस्ट फिनिश बोलो या लेट फिनिश बोलो, क्रिटिकल में मीट कर रहे हैं तो इक्वली हुए एक तरह से। बट मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पे फिर भी अर्ली फिनिश ही होगा, ठीक है ना, अर्ली फिनिश ही होगा। कंफ्यूज कोई हो सकता है, थोड़ा लेट फिनिश में हो सकता है इसमें, बट मेरे हिसाब से अर्ली फिनिश ही होगा, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर रखिएगा। कोई कंफ्यूज होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा, किसी और एग्जांपल से समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लॉजिकल एरर इन नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो आपको पता सब है, लेकिन अगर वो सिंपल सा पूछ ले आपसे कि इनमें से कौन सा जो है वो लॉजिकल एरर है, ठीक है ना। अब इन जनरल तो आप जानते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लॉजिकल पूछ रहा है, नॉट अ लॉजिकल एरर इन नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। अब देखो लॉजिकल मतलब जिसको आप समझ पा रहे हैं कैलकुलेटिव वे में। अब जैसे जितने भी आते हैं लूपिंग, डैंगलिंग, डुप्लीकेशन, ये आपको सीधा दिख जाता है सामने कि लूपिंग हो रही है, डैंगलिंग हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जो स्लैकिंग है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक लेवल पे है कि भाई कितना डिले करा जा सकता है उस तरह से ना। तो दैट इज नॉट लॉजिकल एरर, ये एक लॉजिकल एरर नहीं है। क्लियर है। इफ द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज 8, चलो बना लेते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज 8 वीक एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 37 वीक, ओके। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ द एक्टिविटी इज 11 वीक्स, ओके। देन द टोटल फ्लोट इज इक्वल टू, बच्चों टोटल फ्लोट निकालना है, मैंने को फॉर्मूले आपको सब बता रखे हैं मैंने। टोटल फ्लोट निकालना है, निकाल दीजिए फटाफट। देखें जरा सबसे पहले कौन निकालता है इस टोटल फ्लोट को। निकालिए फटाफट, क्या दिक्कत है, सब तो पता ही है आपको। क्या लगाओगे इसमें बताइए, सिंपल है, आपको पता है भाई LST माइनस EST लगा सकते हो, या ये माइनस ये कर सकते हो, है ना, ये माइनस ये कर सकते हो। मैं इसको बोलता हूँ, देखो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो या इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। वैसे तो खैर ये भी हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो कितना आ रहा है, एक सेकेंड है, मैं और शॉर्ट तरीका, आसान तरीका ढूंढ दूँ आपसे, अगर काम बन जाएगा तो। अरे यार बच्चे कैलकुलेटर भी कहाँ रख देते हैं। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो इसको बहुत आसानी से। मैंने क्या बोला, टोटल फ्लोट मतलब या तो इसका डिफरेंस या इसका डिफरेंस। तो आप ऐसा कर लो ना, अर्लीस्ट स्टार्ट से अर्लीस्ट फिनिश तो निकाल लोगे आप, 8 + 11 ये 19 आ जाएगा, है ना। 8 + 11 भाई, 8 में से 8 जल्दी स्टार्ट किया हमने, ये ड्यूरेशन लगे तो ये 19 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने फॉर्मूला। तो 37 - 19 करना है बस, दैट इज लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, बस निकाल लो आंसर कितना आ रहा, 18 आ जाएगा। 18 वीक्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और उल्टा भी कर सकते हो आप, इससे 11 माइनस करके पीछे आओ तब कर लो आप इसे उल्टा, वो भी करते हैं कई लोग, बट सिंपल जो दिख रहा है वो करो, बस छुट्टी खत्म। क्लियर है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी तो बताइए कि हाँ सर यहाँ पे समझ नहीं आया है या यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है। चलिए हैं थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है द मोस्ट लाइकली टाइम इज मोड ऑफ दी, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। तो सबको पता है बच्चों कि PERT CPM में जब पढ़ते हैं तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पढ़ा भी रखा है। दैट इज योर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मोस्ट लाइकली टाइम निकालना बताया था ना आपको, दैट इज योर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो मोस्ट लाइकली टाइम निकालना बताया था मैंने आपको कि जहाँ पे हमारा क्या हो, ये ग्राफ भी बने सब पढ़ा रखा है आपको
कि मोस्ट लाइकली जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है ना, जैसे अगर प्रोबेबिलिटी के साथ ग्राफ बनाते हैं ना, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम होता है, जो सबसे नॉर्मल टाइम होता है, ठीक है ना। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन, चेक कंसीडर द नेटवर्क डायग्राम को दिया है द अर्ली एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम फॉर इवेंट 50। इस 50 इवेंट के लिए अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम निकालना है। चलिए बच्चों, ये भी आप कर सकते हैं। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे वाले आते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे निकालना है, अकरेंस, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले आप इसका क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं, कौन सा होगा ये पता होना जरूरी है, तभी आप अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम उसी पाथ का टाइम निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक है 8 + 7, देखो यहाँ से देखो 8 + 7 15, 15 और 8 दैट इज 23, तो एक तो आया 23। दूसरा है 8 + 9 17, नहीं ये 15 था, अच्छा 17, 17 और 17 और 8 25, ठीक है। एक आया आपका 22, ये तो सिंपल है 22। एक आया आपका 6 + 9 15, 15 और 8, 6 + 9 15, 15 और 8 23, ये भी 23 हुआ। तो फिर क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ आपका, 25 वाला है ना। क्रिटिकल पाथ आपका कौन सा हुआ इसमें, 25 डेज वाला ही हुआ ना, तो इसी को आंसर मानेंगे, बस यही है आपका एक्सपेक्टेड टाइम। तो दैट इज द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम फॉर द इवेंट 50 इज। तो अब यहाँ पे अगर आप खुद ही देखो, तो वैसे तो टाइम मारते हुए चलोगे बट कोई वो नहीं है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, दैट इज 25 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ये ड्यूरेशंस भी देखते चलोगे तो ये हमारा टाइम था, कौन सा था हमारा क्रिटिकल पाथ, सेकंड वाला ना, 8 + 9 + 8, 8 और 16 9 25, दिस वन। ये वाला पाथ जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ठीक है। एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम इज प्रेफर्ड ओवर एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बिकॉज AOA डायग्राम जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है AON के ऊपर। तो AOA डायग्राम आर सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, AOA डायग्राम गिव अ बेटर सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ टाइम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, या AOA डायग्राम डू नॉट इन्वॉल्व डमी एक्टिविटी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों आंसर इसका भी बड़ा ही क्लियर कट पता होना चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि ये तो पर इसमें AOA डायग्राम डू नॉट इन्वॉल्व डमी एक्टिविटी, ये तो एक्टिविटी ऑन एरो, ये तो गलत है। तो फिर ये दोनों तो गलत होगा, फिर तो ये दोनों ही नहीं हो सकते। AOA डायग्राम सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, AOA डायग्राम गिव अ बेटर सेंस ऑफ फ्लो। ये एक ही ऑप्शन सबसे बेटर है बच्चों की, ये बेटर सेंस ऑफ फ्लो देता है, ये तो इसके पॉइंट पे भी लिखा हुआ रहता है बुक्स में। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ दी मोर करेक्ट आंसर। जनरली इसमें ज़्यादातर अप्रोच बच्चों को ऑल ऑफ दी अबव की तरफ ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन डमी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो है वो अलग है, क्योंकि डमी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी, वो AON में है। फुलकर्सन्स रूल इज कनेक्टेड विद फुलकर्सन रूल, नंबर ऑफ इवेंट्स इन PERT CPM, द सिमुलेटिंग मॉडल और क्विंग थ्योरी, नन ऑफ दी। तो फुलकर्सन रूल जो है वो कहाँ फॉलो किया जाता है, इस पे बारे में मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना, किस में जो है वो ये रूल लगेगा। तो दैट विल बी इन किस में, दैट इज, अब ऑब्वियस ही बात है जो पढ़ रहे हैं उसी के बारे में करेंगे, दैट इज नंबर इवेंट्स इन PERT और CPM। जो आप नंबरिंग करते हो ना 1 2 3 एक फ्लो में, वो रूल को ही कहते हैं फुलकर्सन रूल। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं PERT CPM के भी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें PERT CPM में आपको बताने वाली हैं, तो देखते हैं वो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेशन स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं मेनली, PPC और हमारा मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर्स वगैरह, स्टोर परचेज, ये सब। तो अब हम स्टार्ट करेंगे PPC, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।